हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी विद संजय में। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी की सीरीज। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हम सभी टॉपिक सीरियल वाइज कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का हमारा पहला अध्याय भारत के संवैधानिक विकास से। भारत के संवैधानिक विकास को हम दो चरणों में देखते हैं। पहला, कंपनी के अधीन शासन, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन। आज हम इस क्लास में पहला चरण कंपनी के अधीन शासन को कवर करेंगे। इस दौरान हमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को समझने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक होगा कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। तो इसके पीछे की हम पृष्ठभूमि को जानेंगे। शुरुआत में जब 1600 में अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करी और कई युद्ध करके, जिनमें खासकर प्लासी और बक्सर का युद्ध करके भारत के बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया और एक व्यापार करने वाली कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति में बदल गए। इसका फायदा ब्रिटिश सरकार को भी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया था और भारत और पूर्वोत्तर देशों में व्यापार करने के लिए भेजा था, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी इन जगहों पर व्यापार नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार दिए जाने यानी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इन जगहों पर व्यापार करेगी। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को हर साल बहुत सारे पैसे दिया करती थी। 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई और धीरे धीरे कंपनी ब्रिटिश सरकार को पैसे देने में असमर्थ होने लगी और एक समय ऐसा भी आ गया कि कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ही पैसे ऋण के रूप में मांग लिए। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि वह वापस कंपनी को एक रेगुलेटिंग एक्ट की मदद से मजबूत करेगी और उसे दोबारा खड़ा करेगी। और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को विनियमित और उनकी निगरानी करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। तो जैसा कि हमने जाना कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, तो इसके पीछे का कारण हमने समझ लिया है और अब हम समझेंगे कि यहाँ से हमारे लिए किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हमें 2 से 3 प्रकार के प्रश्न हमेशा देखने को मिलते रहे हैं, जिनमें पहला है कि रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत आया तब ब्रिटेन के राजा कौन थे। तो यह प्रश्न हमें देखने को मिलता है। रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत आया तब ब्रिटेन के राजा कौन थे। तब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज थर्ड थे, जिनका कार्यकाल 1760 से 1820 तक माना जाता है। इसी में हमारा दूसरा प्रश्न जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड नॉर्थ थे।
उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से हमारा एक तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया, जो भारत में लागू कब हुआ? ठीक है ना। इस प्रकार का प्रश्न हमें एक देखने को मिलेगा कि यह लागू कब हुआ, भारत में यह कब लागू हुआ। तो भारत में यह 1774 में लागू हुआ। तो इस दो से तीन प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। अब आगे हम देखेंगे इसके प्रावधानों को। (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न प्रावधान किए, जहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए सबको एक एक बार करके देख लेते हैं। पहला प्रावधान इसमें किया गया कि कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। पहला प्रावधान इसमें किया गया कि इसमें कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। दूसरा इसमें प्रावधान किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो आखिर केंद्रीय प्रशासन की नींव को रखा गया, यह किस प्रकार से काम करता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले हमें 1773 के एक्ट से पहले की स्थिति को समझना होगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद की स्थिति को भी जैसा कि 1600 से लेकर 1773 तक कंपनी ने भारत में व्यापार करने के साथ साथ 3 क्षेत्र भी जीत लिए थे, जिनमें बंगाल, मद्रास और मुंबई थे। इन क्षेत्रों में गवर्नर शासन करते थे, गवर्नरों के माध्यम से शासन किया जाता था। और ये गवर्नर ब्रिटेन में बैठे 24 सदस्यों के एक बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट किया करते थे। अपने कार्यों की रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को किया करते थे, जिसमें 24 सदस्य थे। ठीक है, यहां तक आपने समझा होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसमें क्या बदलाव हुआ, उसको जानते हैं। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बंबई, 3 प्रेसिडेंसियां थी। इन 3 प्रेसिडेंसियों में से
बंगाल को इन्होंने केंद्र बनाया और मद्रास और बम्बई दोनों प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब जैसा कि मद्रास और बम्बई में गवर्नर प्रशासन की जिम्मेदारी का कार्य करते थे, प्रशासनिक जिम्मेदारी की गवर्नर की थी, और बंगाल में भी प्रशासनिक जिम्मेदारी गवर्नर की थी। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया, तो बंगाल में एक नया पद सृजित किया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और साथ ही व्यवस्था की गई कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था को इन्होंने जन्म दिया। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें और क्या प्रावधान किए गए। जैसा कि बंगाल, मद्रास और बम्बई में रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले गवर्नर शासन किया करते थे और गवर्नर इसमें व्यक्तिगत रूप से कार्य किया करता था। प्रेसिडेंसियों के अपने अपने क्षेत्रों में गवर्नर कानूनों का निर्माण करता था और उन्हें लागू और उनका क्रियान्वयन करने का कार्य करता था। गवर्नर व्यक्तिगत रूप से इन कार्यों को किया करता था, किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह के बिना। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसकी एक कार्यकारी परिषद होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक कार्यकारी परिषद होगी और उसमें 4 सदस्य होंगे। उसमें 4 सदस्य होंगे और ये 4 सदस्य गवर्नर जनरल के साथ मिलकर किसी भी कानून का निर्माण करने और उन कानूनों को लागू करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जबकि 1773 के एक्ट से पहले की क्या स्थिति थी कि अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों में गवर्नर होते थे और गवर्नर अपने क्षेत्रों में कानून का निर्माण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था। जबकि यहाँ पर एक कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे। अब गवर्नर जनरल को यदि किसी कानून का निर्माण करना होगा तो कार्यकारी परिषद के कम से कम 2 सदस्य का बहुमत उसे प्राप्त करना होगा। अर्थात एक गवर्नर जनरल का वोट और 2 सदस्यों का वोट किसी कानून को बनाने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक होगा। इस प्रकार से गवर्नर जनरल को रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सीमित अधिकार दिए गए और कानूनों का निर्माण करने के लिए उसे परिषद में से 2 सदस्यों का बहुमत प्राप्त करने के लिए कहा गया। तो अब तक हमने जाना केंद्रीय प्रशासन को। अब हम देखेंगे इसके अगले प्रावधान को, जिसके तहत कलकत्ता में
एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। अब यहां से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, तो हमारा आंसर होगा कलकत्ता में। किस वर्ष की गई, 1774 में। किस एक्ट के द्वारा की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इसमें कितने न्यायाधीश थे, तो इसमें 4 न्यायाधीश थे, कुल 4 न्यायाधीश थे, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसमें अगला प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे हुआ करते थे। तो लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें प्रावधान किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वे निजी व्यापार नहीं करेंगे और ना ही भारतीय से रिश्वत लेंगे और ना कोई उपहार लेंगे। ठीक है। अगला प्रावधान इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर किया गया। अब हमें यहां पर यह समझना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। अब कंपनी व्यापार के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी कर सकती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसकी अनुमति उसे दे दी थी। अब कंपनी के पास एक तो व्यापार का कार्य था और दूसरा राजनीतिक कार्य थे, लेकिन इन दोनों कार्यों का प्रबंधन किसके पास था? इन दोनों कार्यों का प्रबंधन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था, जिसमें ये 24 सदस्य हुआ करते थे और ये 24 सदस्य मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार और राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करते थे, उनका प्रबंधन करते थे और ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी देने का कार्य करते थे। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कंपनी पर सीधा नियंत्रण था और ब्रिटिश सरकार का एक प्रकार से अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। सीधा नियंत्रण किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। ब्रिटिश सरकार तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रही थी। तो यह था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे और समझेंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का पिट्स इंडिया एक्ट आखिर भारत क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम जानेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था, इसलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब हम समझेंगे कि जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया तब ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ब्रिटेन के पीएम उस समय विलियम पिट हुआ करते थे।
ठीक है ना। तो पहला प्रश्न तो हमारा ये बनेगा कि इसके पीएम कौन थे उस समय। दूसरा हमारा प्रश्न यह बनता है कि इसके द्वारा क्या प्रावधान किए गए। तो इसके द्वारा प्रावधान किया गया व्यापार और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया। जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता दी गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को उनके प्रबंधन और उनका नियंत्रण करने के लिए कहा गया। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को दोनों को अलग अलग कर दिया और इसमें व्यवस्था की गई कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसमें व्यवस्था की गई कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वे तो व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण अधीक्षण करते रहेंगे, जबकि राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नए निकाय का गठन किया गया जिसका नाम था नियंत्रण बोर्ड। और इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे और राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नए निकाय का गठन किया। तो हमारा यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई। तीसरा हमारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीतिक कार्यों का प्रबंधन किसके पास रखा गया। तो राजनीतिक कार्यों का प्रबंधन नियंत्रण बोर्ड के पास रखा गया। ठीक है, अगला इसमें हम प्रावधान देखेंगे। इसमें प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल है वह भारत में किसी भी राजा के विरुद्ध नियंत्रण बोर्ड की सलाह के बिना नहीं करेगा। दूसरा, एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध सहायता प्रदान नहीं करेगा। ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण बोर्ड को अधिकार दिए गए कि वह गवर्नर जनरल को कंट्रोल करे। जैसे कि गवर्नर जनरल किसी भी भारतीय राजा पर आक्रमण करने से पहले नियंत्रण बोर्ड से उसे अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तो यह इसमें प्रावधान किया गया। इसमें एक प्रावधान किया गया कार्यकारी परिषद को लेकर। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य रखे गए थे और गवर्नर जनरल को इन 4 सदस्यों के साथ मिलकर कानूनों का निर्माण करना था और उन्हें लागू और उनके क्रियान्वयन का कार्य करना था। अब जब गवर्नर जनरल को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसी कानून का निर्माण करने के लिए परिषद के कम से कम 2 सदस्यों का मत प्राप्त करना आवश्यक होता था, तभी वह किसी कानून का निर्माण कर सकता था। जबकि पिट्स इंडिया एक्ट में कार्यकारी परिषद के 4 सदस्यों में से 1 सदस्य को कम किया गया और सदस्यों की संख्या 3 रखी गई। अब इसमें प्रावधान किया गया कि यदि गवर्नर जनरल किसी कानून का निर्माण करना चाहता है तो उसे परिषद के केवल 1 सदस्य का मत प्राप्त करना होगा और मतों की संख्या 2-2 रहने पर गवर्नर जनरल का मत जिस सदस्य के पक्ष में है वह कानून बन जाएगा।
वह कानून बन जाएगा। इस प्रकार से गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा कुछ शक्तियां प्रदान की गई। तो ये आपको समझ में आया होगा। और इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें प्रावधान किए गए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र थे, ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहा गया है ना। भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। तो यहाँ से यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यह था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। साथ ही क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको क्लास और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।